नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो की पीडीएफ यहाँ मिलेगी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मिलेगी डेली पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा फ्री टेलीग्राम, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप यूट्यूब में हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहाँ हम यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। हर रोज़ हम जीएस के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। उनकी जानकारी के लिए इन नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी नोटिफिकेशन है जो आपको यूट्यूब से नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले 4 क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि एसडीजी गोल हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, कैसे सुनिश्चित होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू, पीएचसी के थ्रू। तो पीएचसी और हेल्थ फॉर ऑल को जोड़ के आपको एक आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2 आपसे जानना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और एथिक्स के लिए किस तरीके से ये बाधक होता है। तो हितों के टकराव क्या होते हैं और मानव जीवन में नैतिकता को कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडरेट्स के बारे में, कि मॉडरेट्स ने किस तरीके से क्या रोल प्ले किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है वेटलैंड्स के बारे में, कि इंडिया के वेटलैंड हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना है, इनके रीजंस बताने हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सोचने का तरीका सोचना है कि हमें सोचना किस तरीके से इस क्वेश्चन को, दूसरा हमें लिखना क्या है और तीसरा कैसे लिखना है। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें कंटेंट जो है वो प्लीज़ आप एक नोट मेकिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये रिसर्च कंटेंट है। इससे आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स क्रिएट होगा। जीएस वाइज अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि एसडीजी का गोल हेल्थ फॉर ऑल कैसे फुलफिल होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पीएचसी, कैसा पीएचसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रांग पीएचसी क्यों ज़रूरी है हेल्थ फॉर ऑल के लिए। क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में आंसर में यही लिखना है कि पीएचसी क्या होता है, पीएचसी के हमारे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, कैसे हम इसको स्ट्रांग कर सकते हैं और उसके थ्रू हेल्थ फॉर ऑल कैसे अचीव होगा। तो क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम पहले लिखेंगे अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बारे में। देखिए 1978 का अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, वो बताता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ फॉर ऑल के लिए। तो यहाँ से एक इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। दूसरा, WHO बताता है प्राइमरी हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस। देखिए ये चीज़ें अगर आप नोट करके रखते हैं तो किसी अन्य क्वेश्चन में भी आप इनडायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं कि WHO के हिसाब से हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, या WHO के हिसाब से एक व्यापक हेल्थ होती क्या है। तो व्यापक हेल्थ के लिए पीएचसी पे क्या क्या होना चाहिए। तो पीएचसी के 3 कंपोनेंट एक WHO ने बताए हैं। पहला क्या बताया उसने कि पहला काम तो पीएचसी को यही करना है कि आपकी जो भी हेल्थ की नीड्स हैं, जो भी आपके स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करें। दूसरा, हेल्थ के जो व्यापक निर्धारक हैं, जैसे ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे सोशल हेल्थ या सोशल फैक्टर हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हैं हेल्थ के ज़रूरी हैं, और इसके अलावा जो भी फिजिकल फैक्टर जो हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में भी पीएचसी सोचे। और तीसरा, एम्पावर करे लोगों को ही समझाए, लोगों को ही इस तरीके की स्किल्स दे, ट्रेनिंग दे, जिसके थ्रू वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जैसे योगा सिखाए। हमारा अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि आदमी बीमार हो और पीएचसी आए। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम लोगों को एम्पावर करें कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाए, योगा करें, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से सुधारें कि लोग बीमार पड़े ही ना। तो इस तरीके से WHO ने बोला है कि 3 कंपोनेंट होते हैं हेल्थ के। पहला है मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल। उसमें क्या करना है कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ पे भी ध्यान देना है और प्रमोटिव हेल्थ पे भी ध्यान देना है। पहले तो प्रिवेंट करो कि लोग बीमार पड़े ही ना, और प्रमोटिव हेल्थ का कि अगर बीमार पड़ गए तो किस तरीके से उसके बाद वाला सिस्टम है। तो आज की डेट में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव है। तो आप देखते होंगे कि हम बीमार पड़ जाएंगे और उसके बाद के सारे सिस्टम है, कहीं हमें इस पर फोकस नहीं कराया जाता है कि कैसे हम क्या क्या करें कि हम बीमार पड़े ही ना। ये कोविड के बाद से हम कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहला ये है कि WHO के अकॉर्डिंग पीएचसी की क्या क्या रोल होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन है जो प्राइमरी हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। अब हम लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएचसी है क्या। पहला पॉइंट है कि सबसे पहला रिस्पॉन्स का पॉइंट पीएचसी ही होता है। आप सबसे पहले बीमार पड़ते हैं, हमारे हेल्थ केयर का जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हुआ है उसमें सबसे पहले बीमार होने पे आपका पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीएचसी होता है। तो
अगर हम पीएचसी को स्ट्रॉन्ग कर दें तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े बड़े जो हेल्थ क्राइसिस हैं उससे डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोविड आया था, तो कोविड जो आया था, कोविड का अगर सेकेंड वेव आता है यानी कि दूसरी लहर आती है, तो अगर हमारे पीएचसी स्ट्रांग हैं तो कहीं ना कहीं उसी लेवल पे, गांव के लेवल पे ही इस कोविड जैसी क्राइसिस को डील किया जा सकता है। और जो हमारे टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे जो शहरों के सिस्टम है या एम्स और ऐसे ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो बर्डन होगा वो कम होगा। जैसे आपने इटली में देखा होगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चरमरा गया। कारण क्या रहा कि कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल पे जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इसे डील करने में फेल हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंस पीएचसी का यही है कि पहला संस्थागत प्रक्रिया का पहला बिंदु यही होता है कि सबसे पहले बीमार होने के बाद आपका पहला कांटेक्ट पीएचसी से होता है। तो अगर पीएचसी स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग है। दूसरा क्या है कि इसका ये जो पीएचसी होने चाहिए ये प्रिवेंटिव भी होने चाहिए, प्रोमोटिव भी होने चाहिए। दैट इज़ निवारक भी हों और प्रचारक भी हों। प्रचारक स्वास्थ्य दोनों ही हो सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, अगर योग करना सिखाते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाते हैं तो इस तरीके से लोगों का बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है वही कम हो जाएगी। तीसरा क्या है कि वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट है। दैट इज़ अगर जितना भी निवेश करेंगे उसमें उचित लाभ मिलने वाला है। मैं आपको ब्राज़ील का एग्जांपल देता हूँ। ब्राज़ील मॉडर्न हेल्थ में बहुत चर्चा का विषय रहता है क्योंकि ब्राज़ील का प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, वो एक इक्वेटोरियल कंट्री, आपको पता है कि इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में किस तरीके से जो वहाँ का मौसम है उसी की वजह से कितनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में घर घर एक तरीके का सर्वे करता है ब्राज़ील मॉडल में, और कहीं ना कहीं बीमारी के बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे, बहुत ही शुरुआती लेवल पे ही उसका कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी हो जाती है। और वो टर्शरी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट इज़ बड़े शहरों के जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ ही नहीं पाती है। आपकी जो भी हेल्थ केयर है, मतलब मान लीजिए आप कैंसर के बारे में सुना होगा, अगर आपको कैंसर बहुत ही शुरुआती लेवल पे पता चल जाता है तो आप उसको डील कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े लेवल्स पे जाकर के आप उसको डील नहीं कर सकते। तो अगर प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं उसको, उस रोग को शुरुआती लेवल पे टैकल कर सकते हैं। इंडिया में जो इश्यूज़ हैं, क्या क्या पीएचसी के मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर ध्यान से सुनिएगा। 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला, उनकी क्वालिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की क्वालिटी। दूसरा है उनका जो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है कि उनकी जो मात्रा है, मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी, क्वालिटी, क्वांटिटी और ह्यूमन रिसोर्स, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। पहला देखिए, WHO कहता है कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए। इंडिया में क्या है, इंडिया में 1600 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये पॉइंट देखिए कि 1600 लोगों पे एक डॉक्टर तो है, लेकिन WHO की ही रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 57% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी मेडिकल योग्यता नहीं है। दैट इज़ उनके पास कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशंस नहीं है। पहला पॉइंट हो गया क्वांटिटी के बारे में कि डॉक्टर्स कम है। दूसरा क्वालिटी कि भाई इनके पास 57% के पास तो कोई भी डिग्री नहीं है। तीसरा NSSO के बारे में आपने पता होगा। तो NSSO कहता है कि हर 10,000 लोगों पर इंडिया में 20.6 हेल्थ वर्कर्स हैं। देखिए हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर्स ही नहीं आते हैं, हेल्थ वर्कर में मिडवाइफ भी आती हैं और जो भी जो अदर पीपल्स एसोसिएटेड है हेल्थ सेक्टर के साथ, उनको सबको जोड़ के हेल्थ वर्कर जोड़े जाते हैं। तो WHO कहता है कि 10,000 पे कितने लोग होने चाहिए, 10,000 पे 44 होने चाहिए, लेकिन इंडिया में कितने हैं। NSSO का डेटा कहता है कि इंडिया में 20 हैं केवल। ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी को फोकस कर रहा है, क्वालिटी को फोकस कर रहा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं, सरकारी डॉक्टर, वो गाँव में नहीं पोस्टिंग चाहता है। तो अब जो भी डॉक्टर, एक तो हमारे डॉक्टर्स कम है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी डॉक्टर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बुरा है। मैक्सिमम कहाँ पर कन्फाइंड है, वो शहरों में। अर्बन एरियाज़ में डॉक्टर ज़्यादा हैं, रूरल एरियाज़ में डॉक्टर कम है। तो पहला हमने पढ़ा कि डॉक्टर की क्वांटिटी, दूसरा पढ़ा क्वालिटी 57%, तीसरा हमने पढ़ा क्या कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गड़बड़ है रूरल और अर्बन एरिया में। चौथा पॉइंट क्या है, फाइनेंस। इंडिया हेल्थ पे 1.4% ऑफ GDP खर्च करता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि कितना खर्च करना है, 2.5% एटलीस्ट खर्च करो भाई, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 1.4% कर रहे हैं सिर्फ। फोकस, पॉइंट नंबर 6 है फोकस, कि हमारा जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फोकस क्या है। हमारा जो फोकस है बहुत लिमिटेड है।
हमने अभी बात की थी कि हमारा फोकस किस पे है, रिएक्टिव अप्रोच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा कि हम बीमार जब हो जाते हैं तब हमारा सारा सिस्टम इस पे काम करता है कि आप बीमारी के बाद क्या क्या सिस्टम है। तो हम पहला काम है कि हम रिएक्टिव हैं, प्रिवेंटिव नहीं है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा फोकस किन बीमारियों पे है। देखिए हमारा इंडिया में आप अभी भी देखेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे फोकस ज़्यादा है। हम मलेरिया के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स अभी आई हैं इंडिया में जो ये बताती हैं कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस को भी चेंज करने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर सिस्टम को। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये हमने बात कर ली है कि डॉक्टर्स जो हैं लो मोटिवेशन है रूरल एरिया में जाने का। और 8वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOPE, हिंदी वाले लोग भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज हेल्थ की किसी भी सर्विस को लेने के लिए किसी भी पर्सन को अपनी पॉकेट से कितना खर्चा करना पड़ रहा है। अदर कंट्रीज़ में हेल्थ का जो भी इंश्योरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा उसका पेनिट्रेशन है, लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हेल्थ का वो बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। और हम जब पॉवर्टी डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो भी लोग मार्जिनल लोग हैं, जो किसी भी तरीके से पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर, अगर उनके घर में कोई एक आदमी बीमार हुआ तो किस तरीके से वो फिर से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। हमने बात कर ली अभी तक क्या क्या, पूरा ओवरव्यू हमने बताया अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बारे में। फिर हमने बात किया कि WHO के अकॉर्डिंग PHC के 3 कंपोनेंट होते हैं। फिर हमने बताया कि भाई जो PHC है इंडिया के, उसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। PHC के इश्यूज़ हमने कैसे कैसे डिस्कस किए। हमने कहा क्वांटिटी पे हम बात करेंगे, फिर हम क्वालिटी पे बात किया, हमने डिग्रीज़ की उनकी बात की, उनके लो मोटिवेशन की बात की, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की। सोल्यूशन क्या है कि कैसे PHC हेल्थ फॉर ऑल को इंश्योर कर सकता है। देखिए सबसे पहले जो आपके इश्यूज़ आपने बनाए हैं, सोल्यूशन उसी से मिलने चाहिए। आंसर लिखते समय ध्यान दीजिए कि आप जो इश्यूज़ बता रहे हैं क्वेश्चन में, सोल्यूशन भी उसका ही दीजिए। ये नहीं कि इशू कुछ और बता रहे हैं सोल्यूशन कुछ और, एग्जामिनर को ये पसंद नहीं आएगा। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि भाई 2.5% ऑफ GDP खर्चा करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, हमारा इशू था उसका सोल्यूशन मिल गया। दूसरा क्या है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर इस्टेब्लिश कीजिए। एक तरीके का कैडर बेस्ड व्यवस्था कीजिए जहाँ पे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के जो भी वर्कर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अभी 20.6 केवल लोग हैं 10,000 पे, लेकिन WHO कहता है कि एटलीस्ट 44 होना चाहिए, या जो डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए कैडर सिस्टम से शुरू कीजिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हेल्थ और वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश कीजिए। देखिए आयुष्मान भारत जो स्कीम आई उसने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया है। उसने कहा कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है हमारी कंट्री के, उनको हम हेल्थ और वेलनेस सेंटर में चेंज करेंगे। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर से हेल्थ और वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ तो सही है, हम आपकी वेलनेस पे भी ध्यान देंगे। तो मैं जो कह रहा था कि अभी हम आज तक सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच में थे, कहीं ना कहीं अब हेल्थ और वेलनेस सेंटर के थ्रू हम प्रिवेंटिव अप्रोच में भी जा रहे हैं कि आपकी हेल्थ ही नहीं आपकी वेलनेस को भी बढ़ाएंगे, और हम उन डिजीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। हम आपको योगा करना सिखाएंगे, हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करेंगे, हम गांव में ऐसे मोटिवेशन कैंप लगाएंगे जिसके थ्रू लोग अदर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। तो ये हमने जो भी प्रॉब्लम बात की है उनके बारे में बात किया। हमने एक बार बात की थी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को ख़त्म करने के लिए ही आपने देखा होगा कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर मिल रहा है, किसमें, आयुष्मान भारत के तहत। ठीक है, तो ये स्कीम भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करेगी। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है या एक लिस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डायग्राम्स में। देखिए करंट सिस्टम प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या है, उसमें क्या पहला फोकस हमारा क्या क्या है। डिलीवरी कराते हैं लोग, एम्बुलेंस देते हैं, HIV हो गया, TB हो गया, या लेप्रेसी पे काम कर रहे हैं, डी एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट एड पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा फोकस कितना लिमिटेड है इनका। अभी ये देखिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं आयुष्मान भारत के तहत, उसका फोकस देखिए कितना ब्रॉड है। पढ़ के देखिए आप खुद ही। मेंटल हेल्थ पे काम होने की बात है, आज तक प्राइमरी हेल्थ लेवल पे नहीं होती थी ये बात। एजिंग देखिए कितना ही इंडिया की पॉपुलेशन अब धीमे धीमे ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगी, तो एजिंग के लिए भी। बोन हेल्थ, डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोगों को एकदम इग्नोर किया जाता है इंडियन सोसाइटी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर उनके लिए भी काम करने की बात करता है। ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, आई, ईयर, नोज़,
तो आप ये देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव होता जा रहा है। यहाँ पे एक लिमिटेड अप्रोच से इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हार्ट डिजीज़ का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो गया, लंग हो गया, तो वो भी डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कैंसर। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये जो सिस्टम होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम, वो कहीं ना कहीं इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि जो आपकी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे एम्स है या बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े लेवल्स है, उन पर बर्डन कम हो जाएगा और वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे से लोगों का इलाज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं और हाउ डज इट अफेक्ट परसुएंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंडिवर्स। हितों के टकराव से आप क्या समझते हैं या मानव जीवन में नैतिकता को कैसे प्रभावित करता है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है क्या समझते हैं, तो आंसर का शुरुआत इंट्रोडक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। बहुत ही सिंपली आप डिफाइन कीजिए कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर विथ प्रोफेशनल ड्यूटीज़। किसी के व्यक्तिगत हित अगर उसके पेशेवर कर्तव्यों में बाधा डालते हैं तो यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स मैं अभी आपको दूंगा। देखिए एथिक्स के आंसर एग्जांपल्स पे ही बेस्ड होते हैं। आप जितने एग्जांपल लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने अपने मेंस में सिर्फ एग्जांपल्स के बेसिस पे ही अच्छे नंबर्स प्राप्त किए हैं, तो आप जितने एग्जांपल देंगे उसके थ्रू आपको अच्छे नंबर्स मिलने वाले हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। जो भी हम एथिक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे कोशिश करूंगा मैं आपको एग्जांपल्स देने की। तो अगर आप नोट मेकिंग करेंगे तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी नोट्स क्रिएट होंगी जिसमें कई सारे एग्जांपल होंगे और उसको आप आंसर में अपने नोट कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, कि आपके व्यक्तिगत हित दैट इज आपके पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल ड्यूटी, इंटरेस्ट वर्सेस ड्यूटी अगर आ जाए तो यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये किस किस लेवल पे हो सकता है। ये हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपकी ड्यूटी से टकराव की स्थिति बन रही हो, या ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी के अगर खिलाफ हो जाए तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए एग्जांपल देता हूँ चंदा कोचर का। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी रही है शायद, और इन्होंने एक ऐसा लोन प्रोवाइड किया था। वो लोन प्रोवाइड करते समय इन्होंने कुछ मतलब अपने हस्बैंड को एक तरीके का फेवर देने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है जहाँ पर लोन देते समय जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए उनको फॉलो किए बिना अगर आप नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने घर वालों को जब भी ऐसे ही करके आप अपना उनको अगर कोई भी सर्विस अवेल कराना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आप उस ऑर्गेनाइजेशन जो आईसीआईसीआई बैंक था उसकी जो भी एसओपीज थी या उसके जो भी इंटरेस्ट थे, उसके जो भी जो बैंक में जिन लोगों के खाते हैं, जिन लोगों का पैसा जमा है, उनके साथ आप गलत कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन थी। चंदा कोचर का एग्जांपल था। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे होता है, देखिए पहले क्या होता था कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में आपने सुना होगा, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। तो कभी कोई पैनल बनता था जो इसको ये जांच करनी थी कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए उन्हें एक पैनल बनाना है कि मैगी में जो लेड है वो हानिकारक है कि नहीं। तो अब वो पैनल में किसको बैठा देंगे, वो मैगी के ही किसी बंदे को बैठा देंगे। तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बंदा कभी नहीं बोलेगा कि मैगी हानिकारक है। मैगी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा कई केसेस है कि पहले होता था कि FSSAI के बोर्ड में जो भी उनकी साइंटिफिक कमिटीज़ बनती थी उसमें ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता था जो उसी ऑर्गेनाइजेशन से आते थे या उसी इंडस्ट्री से आते थे जिसके बारे में वहाँ जांच हो रही है। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। इन्वायरमेंट पैनल में भी आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए कोई पैनल बनाया जा रहा है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, उसके लिए एक पैनल बनाया गया कि उस फैक्ट्री से क्या नुकसान होने वाला है, और उस फैक्ट्री का चेयरमैन उस पैनल का चेयरमैन उसी को बना दिया गया जिसकी वो फैक्ट्री लग रही है। तो क्या कभी वो ऑब्जेक्टिव तरीके से कोई डिसीजन देने का नहीं है। दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, एक डिफिनेशन, और ये 2 लेवल पे हो सकती है। रीज़न क्या है, देखिए रीज़न कई सारे हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे रीजंस होंगे। देखिए एथिक्स के सारे क्वेश्चंस आप जब भी लिखिए ऐसे ही लिखिए। आपको एनालाइज करना है इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे। देखिए मैंने कैसे इससे आंसर बनाया है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या दिक्कत हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ही के अंदर एथिक्स की कमी है, आपके वैल्यू जो हैं, आपके मूल्य जो हैं लाइफ में, आप उनकी कोई इज्जत नहीं करते हो, आपके अंदर आपके लिए ऑनेस्टी की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए इंटीग्रिटी की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए ये सारी वैल्यूज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ऐसे केस में
आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में हमेशा अपने इंटरेस्ट को क्या नाम है बढ़ावा देंगे। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या हो सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करने की ज़रूरत है। क्यों ये कह रहा है, ये एक तरीके का चेक्स और बैलेंस सिस्टम है, मतलब एक जांच और संतुलन की व्यवस्था को क्रिएट करना चाह रहा है वो कहता है कि ये कुछ गलत करेगा, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी उसको चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेक्स और बैलेंस नहीं है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू अगर आपकी कम हो या वैल्यूज़ की आप इज्जत नहीं करते हो, आपके लिए इंटीग्रिटी की कोई मतलब नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेक्स और बैलेंस का सिस्टम नहीं है, तो ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जाम्पल। देखिए पॉजिटिव एग्जाम्पल ये है कि वोडाफोन का जो केस चल रहा था, आपने पढ़ा होगा कि वोडाफोन से सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20,000 करोड़ रुपए उन लोग को कुछ टैक्स देना है, AGR वो लौटाना है। तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी और अरुण जेटली जी इस केस को देखा करते थे, उस समय वो उनके वकील हुआ करते थे वोडाफोन के। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने ऑफिशियली ये लिखा अपने नोट पैड पे, ये लिखा कि चूँकि मैं वोडाफोन का केस पहले देख चुका हूँ और अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो मैं अगर इसी केस को फिर से देखता हूँ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उधर मैं वकील रहा हूँ उनका, तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसलिए आज के बाद इस केस का सारा हैंडलिंग कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर की जो उस समय सबऑर्डिनेट थी निर्मला सीतारमण, वो करेंगी। तो ये कितना ही पॉजिटिव एक एग्जांपल आपको मिलता है कि आप लिख सकते हैं कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन से बचने के लिए अरुण जेटली जी ने ऐसा किया। वहीं पे एक नेगेटिव एग्जांपल आपको सुषमा स्वराज जी का मिलेगा, जहाँ ललित मोदी केस में देखिए सुषमा स्वराज जी के जो हस्बैंड है वो ललित मोदी के एडवोकेट रहे हैं। तो ऐसे केस में सुषमा स्वराज जी ने कुछ एक तरीके का उनको फेवर प्रोवाइड किया था ललित मोदी को, और एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन थी। देखिए यहाँ पर बीजेपी पैनल बना था और बीजेपी पैनल ने कहा था कि सर ये इलीगल नहीं है। मैं मानता हूँ इलीगल नहीं है, लेकिन ये लीगल है बट इमोरल है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो क्रिएट हो रहा है, आपने भले ही कुछ गलत ना किया हो लेकिन जस्टिस होना भी चाहिए और जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस का क्या पॉइंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। जैसे मैं अगर किसी से एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं किसी से गिफ्ट लेता हूँ, मैंने किसी से एक छोटा मोटा ही गिफ्ट ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया है कि कल को जो गिफ्ट देने वाला है वो मुझसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे उसके फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी गिफ्ट देती है, इतने सारे गिफ्ट देती हैं कि डॉक्टर फिर रिकमेंडेशंस में वही सारी दवाइयाँ लिखेगा। तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बन रही है। उसकी ड्यूटी ये है कि वो अगर गरीब आदमी उसके सामने आ रहा है तो उसको ऐसी दवा दे जो उसके लिए अफोर्डेबल हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर उसको वही दवा लिखनी है जिस कंपनी ने उसको गिफ्ट दे रखा है। चौथा पॉइंट है रैम्पेंट करप्शन। देखिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है और हमारी सोसाइटी ने किसी तरीके से एक तरीके से उसको सामाजिक स्वीकृति दे रखी है। तो आप खुद सोचो कि करप्शन हो रहा है और आप उसको ओके करते जा रहे हो, तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पक्का डेवलप होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मॉरल है, ऐसे लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो इतने डिग्रेड हो जाएंगी, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को मॉरली गलत नहीं मानेंगे। इसके अलावा पुअर कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में देखने को मिलता है कि जो भी जैसे कुछ एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसका एक बिजनेस है, तो होगा क्या कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसमें बोर्ड में वो बहुत सारे अपनी फैमिलीज़ के मेंबर्स को बैठाएंगे, CEO अपने घर के लाएंगे। आपने देखा होगा जो CEO हैं या बड़े लेवल पे जो लोग हैं उनकी सैलरीज़, वो सैलरीज इतनी ज़्यादा होती हैं और लोअर लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत कम है। तो ये भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको आप फुलफिल ना करते हुए अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखिए इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे एक बहुत ही गलत सिस्टम डेवलप हो गया है कि अगर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मुझे इसकी क्रेडिट रेटिंग करानी है, तो मैं किसी एक फर्म को कॉन्टैक्ट करूँगा। अब इस फर्म को इस रेटिंग का पैसा कौन देगा? मैं ही दूंगा।
अब आप खुद बताइए कि मैं ही इन्हें पैसा दे रहा हूँ, तो क्या मैं चाहूँगा कि ये रेटिंग एजेंसी मेरे लिए गलत रेटिंग करे, या ये रेटिंग एजेंसी मुझसे पैसा ले रही है तो क्या मेरा कभी ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव और एकदम बिल्कुल सही सही आकलन करेगी? नहीं करेगी। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। उसमें ओवरऑल लॉस किसका होता है? इस कंपनी का पुअर रेटिंग होगा, मतलब गलत रेटिंग होगा, मतलब इसकी अगर पेइंग कैपेसिटी बुरी भी है लेकिन अगर रेटिंग एजेंसी ने इसको अच्छी रेटिंग दे रखी है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कल को इसकी वजह से लोगों का पैसा डूबेगा। तो एक तरीके से लोगों को भी इसकी वजह से बुरा नुकसान होगा। तो हमने पढ़ा कि क्या रहा रीज़न कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। और अब हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि किस तरीके से एथिकल कंडक्ट को इफेक्ट करता है। तो ये भी हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। आप आंसर बना सकते हो खुद ब खुद कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या समस्याएं आ सकती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप पहली बात कि करप्शन को प्रमोट करेगा ये। दूसरा, आपके अंदर एथिकल डायलेमा आएगा, आप नैतिक दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये करूँ या ये करूँ। और ऐसे केसेस में अगर आप एक प्रॉपर लॉ नहीं है इंडिया में, जैसे एक कोई भी लॉ नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डील करने के लिए, तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को चोरी से फ़ायदा पहुंचा भी सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान कर दोगे। तो एक तरीके का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। दूसरा ये कि आपकी वैल्यू सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी, आप एक अनएथिकल इंसान हो जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट खराब होंगे। जैसे ICI का एग्जांपल दिया मैंने, क्रेडिट रेटिंग का एग्जांपल दिया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एग्जांपल दिया है, CEO और बोर्ड का एग्जांपल दिया है। बोर्ड में ऐसे लोग कोई बैठा होगा जो आपके घर वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी तो इफेक्ट होगी। सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अनुच्छेद 50 देखिए वो क्या कह रहा है कि लोग के विश्वास का क्षरण होगा। आर्टिकल 50 कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करो। मान लीजिए ये चेक्स और बैलेंस का सिस्टम ना होता तो क्या होता? लोगों का विश्वास ही तो कम होता। दूसरा क्या है? पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी खराब हो सकती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पैनल बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये था कि बीड़ी जो होती हैं, सिगरेट्स होती हैं, सिगरेट में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक डिटेल में लिखा होता है कि मतलब वो कैसे एक फिगर बना होता है कि ये कैंसर कर सकती है और ये सब। लेकिन बीड़ी पे पहले नहीं होता था, और या अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन बीड़ी के लिए एक पैनल बनाया गया था कि बीड़ी पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उसके पैनल के मेंबर्स में थे श्याम चरण गुप्ता जी। श्याम चरण गुप्ता वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स हैं जो मतलब इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, बीड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि नहीं भाई, जो वेस्टर्न पीपल हैं वो कहीं ना कहीं बीड़ी को डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीड़ी में इतनी दिक्कत नहीं है, बीड़ी को कोई कैंसर वैंसर नहीं होता है, और वेस्ट के जो रिसर्चर्स हैं वो जानबूझ के बीड़ी की बेइज्जती करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई कैंसर वैंसर का। तो आप ये देखोगे कि एक इंडिपेंडेंट यहाँ पैनल होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, वो लोग डिसाइड करते। श्यामचरण गुप्ता जी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन, और अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का। तो क्वेश्चन था कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उसके रीजंस हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉ है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से डील करता है। अगर इंडिया में भी ये लॉ होता तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा सुषमा स्वराज का केस या अदर केसेस जो भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाले देखें वो नहीं होते हैं। अगर आपको लॉ के थ्रू ये बोल दिया जाए कि अगर आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर आपको यहीं कहीं दिखता है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में आ रहे हैं तो आप खुद से इसका हमको बताएं। जैसे नॉन डिस्क्लोजर अगर आप करते हैं, मतलब हितों का टकराव हो रहा है लेकिन आप उसका गैर खुलासा मतलब खुलासा नहीं करते हैं, तो इसको इलीगल बना देना चाहिए। दैट इज आपको सजा मिलनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ यही है। तो पहला क्या कि लॉ के थ्रू आपके अंदर डिटरेंस यानी कि डर पैदा किया जाए, इसके थ्रू हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एथिक्स में हमेशा आंसर लिखते समय ये पॉइंट भी लिखिए कि लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंज लाएंगे, आप लोगों की वैल्यूज़ को सुधारेंगे, लोगों के मूल्यों का वर्धन करेंगे, क्योंकि आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं। तो एक पॉइंट ज़रूर ये लिखिए कि जैसे यूनाइटेड नेशन एथिक्स मॉड्यूल चलाता है, कि एथिक्स प्रोग्राम चलाता है यूनाइटेड नेशन के जो भी लोग वर्कर्स हैं उनको बताता है, अवेयरनेस फैलाएगा कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, आप गिफ्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आप अपने मतलब यूनाइटेड नेशन का नाम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट में यूनाइटेड नेशन का नाम यूज़ करो जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे काम करते हो। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एक आदमी जो ऑफिसर है उसके साथ साथ पूरा खानदान पुलिस लिख के चलता है गाड़ी पे। अभी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ही सिचुएशन है, ठीक है, और एक तरीके ये करप्शन ही है। इसके अलावा पहला है लॉ बना दो, दूसरा है उनकी ट्रेनिंग करो, तीसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेक्स और बैलेंस का सिस्टम क्रिएट करो। चेक्स और बैलेंस दो तरीके का हो सकता है। पहला कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही कोई चेक्स और बैलेंस के सिस्टम हो। जैसे
मान लीजिए पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कमिटीज़ होती हैं, जो मान लीजिए एस्टीमेट कमेटी है कि भाई आप पैसा मांग रहे हो, कितना मांग रहे हो, उसकी एफिशिएंसी या कैग बना दिया है। तो एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम है। दूसरा चेक्स और बैलेंस क्या है, पीपल ऑफ इंडिया है, वो वोट करके आपको हटा देंगे 5 साल बाद। तो एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम है। इसी तरीके से हर एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरा एक पब्लिक का, अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ पे एक चेक्स और बैलेंस सिस्टम क्रिएट करें तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अरुण जेटली का एक पॉजिटिव एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर लोगों के अंदर ही वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, लोगों को ही अवेयर करते हैं या लोगों के अंदर इंटीग्रिटी प्रमोट करें, तो कहीं ना कहीं वो खुद से डिस्क्लोज करेंगे कि सर यहाँ पर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन है, मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ, कोई और डील करेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट्स के बारे में। देखिए, मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑन विच द एडिफाइस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज बिल्ट, डिस्कस द रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब कहता है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो नींव रखी गई थी ना, वो मॉडरेट्स ने रखी थी। और अब इस परिप्रेक्ष्य में इंडियन नेशनल मूवमेंट में नरम पंथियों की भूमिका की चर्चा कीजिए। सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए भाई मॉडरेट्स इंडिया में कहा किसको जाता था, उनके रोल को बता दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, यही है आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपली लिखना होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर। तो पहले डिफाइन करिए मॉडरेट्स कौन है। तो आप बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं भाई, मॉडरेट वो है जिसने मॉडरेट तरीके अपनाए। तो मैंने वही लिखा है कि मॉडरेट्स वो थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट तरीके अपनाए। मॉडरेट तरीके क्या थे, पीपीपी, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। तो नरमपंथी वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई में याचना, प्रार्थना और विरोध जैसे उदारवादी उपकरण अपनाए थे। ठीक है। दूसरा क्या, 1885 से 1905। आपको पता है कि 1885 से 1905 के बीच में कांग्रेस की नीतियों पर उनका वर्चस्व था। कांग्रेस 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट वो लोग क्या नाम है कांग्रेस को डोमिनेट कर जाते हैं। उसके बाद मॉडरेट्स का रोल थोड़ा कम हो जाता है। कुछ मॉडरेट्स का नाम दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और एस.एन. बनर्जी। तो पहला हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। दूसरा हम क्या लिखेंगे भाई, उन्होंने एक डाइवर्स और करेजियस रोल प्ले किया। डाइवर्स भी था और करेजियस कैसे था देखते हैं। उन्होंने एक दोहरी नीति अपनाई थी, दो तरफा रणनीति अपनाई थी। पहला क्या था, पहला था लोगों के बीच में जागरूकता। आपने देखा होगा 1885 के बाद दादा भाई नौरोजी आते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट लेके। ये क्या था कि वो भाई ब्रिटिश राज असली है क्या, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला काम क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं भारत में सुधार लाने के लिए अंग्रेज़ों को राजी करना। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ पर ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में ही ये लोग अवेयर करते थे कि भाई देखो इंडिया में जो ब्रिटिश राज है वो कितना इमोरल है, वो किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ करा रहा है। यहाँ के वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी इंडिया देता है, आप ब्रिटेन में बैठ के यहाँ पर और इंडिया से सैलरी ले रहे हो, कितना ज़्यादा पेंशन लेके आ रहा हो, इंडिया की भलाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ट्रेड जो है वो ट्रेड डेफिसिट होता जा रहा है। तो एक तरीके से दो तरीके का काम किया। पहला, इंडिया के लोगों को अवेयर करो, इंडिया के लोगों को बताओ कि असली चेहरा क्या है ब्रिटिश राज का। दूसरा, ब्रिटिशर्स को जो ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में बैठे हुए उन लोगों को बताओ कि जो ब्रिटेन का राज चल रहा है इंडिया में वो किस तरीके से चल रहा है, उसका ट्रू नेचर क्या है। तो ये दो तरीके से उन लोगों ने एक मेजर उनका रोल रहा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उन्होंने एक्सपोज किया ब्रिटेन के ट्रू नेचर को। ट्रू नेचर में हम 4-5 पॉइंट देखते हैं कैसे कैसे किया। तो पहला मैंने बताया कि भाई दादा भाई नारोजी, R.C. दत्त, इन लोगों ने क्या क्या किताबें लिखी, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा है और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। तो ये क्या क्या बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से इंडिया को एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ट्रू नेचर ये बताया। दूसरा, इन लोगों ने कहा कि प्रूडेंस आना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस को सिविल सर्विसेज में इंडियंस का होना चाहिए, टैक्स को आप रैशनलाइज करिए, मतलब करों को युक्तिकरण कीजिए, उद्योगों का आधुनिकरण कीजिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सारे इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। तो ये सब मांग उन लोगों ने की थी। फिर क्या, उन्होंने संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। इंपीरियल विधान परिषद, दैट इज़ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1861 की एक्ट हो, वो नॉन पार्टिसिपेटिव थी, किसी भी तरीके का इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं था, इंडियन के इंटरेस्ट को वहाँ पर उसको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा था। तो उन्हीं की देन थी, मॉडरेट्स की ही मांग और मॉडरेट्स की ही देन थी कि 1885 से लेके 1892 तक उन लोगों ने लगातार
मेहनत की और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है आई थिंक 1892 का, और उसमें कई सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। उन लोग की ही देन थी कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर था डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तिलक ने कहा था, तिलक, गोपाल एंड गोखले डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये पहला हमने पढ़ा क्या, कि दो तरफा नीति अपनाई। दूसरा कि ट्रू नेचर में इकोनॉमिक नेचर दिखाया। दूसरा ये बताया कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपने बताया क्या, कि उन लोगों ने कुछ ऐसे पब्लिकेशंस किए हैं जिसके थ्रू ब्रिटेन का नेचर सबके सामने आया, और टैक्सों को रैशनलाइज करने की बात की, इंडिया को मॉडर्नाइज करने की बात की। तो ये हम देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से और उन्होंने काम किया। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने काम किया। जैसे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव लोग करते थे, उसकी आलोचना की। आक्रामक विदेश नीति पर रोक लगाने की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि हालांकि नरमपंथी इस जागृति को एक जन आंदोलन में बनाए रखने में विफल रहे, उनके पास एक संकीर्ण सामाजिक आधार था। देखिए, एक ये अब हमने पॉजिटिव्स के बारे में बात कर ली, अब निगेटिव्स के बारे में बताते हैं मॉडरेट्स की। मॉडरेट कहाँ लिमिटेड रह गए। मॉडरेट का मानना ये था कि देखिए, जो एजुकेटेड लोग हैं हम उनको ही परसुएट कर सकते हैं या उन्हीं तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो मासेस में बिलीव नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट, और उसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो वो मासेस को इंक्लूड करते हैं, भीड़ को इंक्लूड करते हैं, लोगों को, पूरी जनता को इंक्लूड करते हैं, तब जाके उसको एक मास मूवमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन मॉडरेट्स ने कहीं ना कहीं मूवमेंट को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत ही अनलिमिटेड रखने की कोशिश की थी। लेकिन बिपिन चंद्रा कहते हैं, बिपिन चंद्रा ने बहुत सही इनका कंक्लूजन दिया है कि 1885 से 1905 की अवधि भारतीय राष्ट्रवाद की बीज बोने का समय था, और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने बीज को अच्छी तरह और गहरा बोया था। दैट इज इट वॉज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली नेशनलिस्ट सोड द सीड वेल एंड डीप। मतलब वो शुरुआत का टाइम था, उस समय कहीं ना कहीं बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके जा रहे थे। तो वो जो एक सीड था, एक बीज बोना था, और उसकी जो शुरुआती देखभाल करनी थी, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स ने बहुत अच्छा किया, और इसी क्या नाम है, नींव के बेसिस पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आगे बढ़ा। तो ये है एक मॉडरेट्स का पॉजिटिव बात की, हमने नेगेटिव बात की, और उसके बाद एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे हमने एंड किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है कि इंडियन वेटलैंड है वो डिसअपियर हो रहे हैं, उनका रीज़न बताइए और उसके लिए क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। तो देखिए, वेटलैंड का ये क्वेश्चन है, आप दो तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो। पहला क्या, कि अगर आपको पता है एग्जैक्ट फिगर्स, फैक्ट पता है, तो आप यहीं से शुरू करो कि भाई इतने सारे जो वेटलैंड थे वो डिसअपियर हो गए। दूसरा तरीका ये कि वेटलैंड की क्या डेफिनेशन है, वहाँ से शुरू करो। तो ये दो तरीके से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। मैंने देखिए पहला इंट्रोडक्शन शुरू किया है, वेटलैंड होते क्या हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला ये कि रमसार की जो डेफिनेशन है, और दूसरा जो आप नॉर्मली समझते हो वेटलैंड को। तो वेटलैंड एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब ज़मीन पे जो आपका इकोसिस्टम चल रहा होता है, और एक्वेटिक मतलब पानी में। तो ज़मीन और पानी के बीच का जो ट्रांजिशन है ना, संक्रमण वाला, या बीच का जो एरिया है, जहाँ एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, यही होता है क्या, वेटलैंड एरिया। ठीक है, ये हो गया आसानी से लेमैन लैंग्वेज में। दूसरा क्या है कि रमसार सिचुएशन में ये कहता है, रमसार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी है, और इस पानी की जो लेंथ है वो 6 मीटर से ज़्यादा, लो टाइड के टाइम पे, लो टाइड मतलब जब पानी कम है, तो लो टाइड के टाइम पे पानी ये जो जहाँ पे भरा हुआ है, इसकी डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी को इसने कहा है, ऐसे ही एरियाज़ को आप वेटलैंड कहेंगे। अगर लो टाइड के टाइम पे भी 6 मीटर से ज़्यादा है तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप लेक बोलोगे, वेटलैंड नहीं बोलोगे। ठीक है, लेक बोलोगे आप। ठीक है, ये हो गया रमसार की डेफिनेशन। अब इंडिया में करीब 27,000 वेटलैंड्स हैं। इसमें मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम इनलैंड है, और बहुत ही कम है जो कोस्टल है। ये इंडिया के वेटलैंड्स के कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये बोल रहा है कि लगातार हर साल 2 से 3% इनमें घट रहे हैं ये। ठीक है, तो कहता है कि 27,000 वेटलैंड्स हैं, जिसमें 2 to 3% वेटलैंड्स एवरी ईयर कम होते जा रहे हैं। रीजंस क्या हैं, रीज़न है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से रिलेटेड। पानी से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्या, वेटलैंड को पानी चाहिए, अगर किसी भी पानी चाहिए, और सेडिमेंट चाहिए। सेडिमेंट समझ रहे हो आप, मिट्टी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने रिवर के ऊपर एक डैम बना रखा है, डैम ने पानी को भी रोका और सेडिमेंट यहाँ पर जमा हो गए, तो ये जो फ्लो हो जा रहा है ना, फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है।
तो ये जो बधा हुआ फ्लो है, इससे जो भी वेटलैंड इस रिवर के आसपास में या रिवर के फ्लो के थ्रू जो भी वेटलैंड को पानी मिलता था या सेडिमेंट मिलता था, डैम बनाने के चक्कर में आपके क्या हो गया, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो पहला पॉइंट यही लिख सकते हो। नदियों को आप मोड़ रहे हो, उसकी वजह से हो, नहरबंदी हमने बात कर ली, तो उसकी वजह से लो सेडिमेंट रिप्लेनिशमेंट होगा। जैसे गंगा है, गंगा में सुंदरबन है, सुंदरबन दो तरीके से मार खा रहे हैं। पहला, गंगा के थ्रू सेडिमेंट नहीं आ रहे हैं, और इधर कोस्टल इरोजन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये जो भी सुंदरलैंड के आइलैंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो डूबते जाएंगे और यहाँ पे इरोजन होगा। तो एक तरीके से वेटलैंड जो सुंदरबन है, एक क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली पूछ सकता है कि सुंदरबन वेटलैंड क्यों खराब हो रहे हैं या क्यों कम होते जा रहे हैं, उस पर आप इस बारे में लिख सकते हैं। दूसरा आप लिखेंगे पोल्यूशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन, किसी भी वाटर बॉडी में अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे एल्गी जो होते हैं, एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एल्गल ब्लूम की सिचुएशन होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। हिंदी वाले भी यूट्रोफिकेशन ही कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन की सिचुएशन की वजह से भी जो हमारे वेटलैंड है वो सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा लैंड यूज़ में चेंजेस हम कर रहे हैं। देखिए लैंड यूज़ चेंजेस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वेटलैंड का एरिया था, वेटलैंड के एरिया में पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों ने इंक्रोच करना शुरू कर दिया, यहाँ पे अपना घर बना दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल जो बचपन में कई ऐसी ज़मीनें रही होंगी जो दलदल रही होंगी, या वहाँ पर आपने देखा होगा जलकुंभी वगैरह और ये सब उग रही हैं। आज आपने देखा होगा कई साल बाद आप उन्हीं एरियाज़ में देखोगे कि घर बने हुए हैं या कॉलोनीज़ बन गई हैं। तो उसी को कहते हैं कि लैंड यूज़ का चेंज हो रहा है। लैंड यूज़ चेंज में एक और आप चीज़ देखोगे कि इंडिया का जो मैक्सिमम वेटलैंड है वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं, राइस फील्ड में। तो ये भी लैंड यूज़ चेंज ही तो है कि जो भूमि के उपयोग हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले अब अर्बनाइजेशन में कुछ जा रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, तो इस तरीके से भी हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट देखिए, 70% जो हमारे वेटलैंड्स हैं इंडिया के वो किस चीज़ में लगे हुए हैं, पैडी कल्टीवेशन में। कहीं ना कहीं धान उसमें उगाया जा रहा है। शहरीकरण के हमने बारे में बात कर ली। तटीय के बारे में बात करते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ में जो भी वेटलैंड है वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप चला रहे हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे हो तो वहाँ पे उन वेटलैंड्स को भी खतरा हो जाता है। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया, मान लीजिए वेटलैंड्स इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए वेटलैंड को किडनी कहते हैं, किडनी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। किडनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पानी, जैसे यहाँ पे वेटलैंड है, यहाँ पे जो पानी है तो पानी छानता है। यहाँ पे जो भी सुंदरबन या फिर जो भी आपकी यहाँ पर मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो पानी के हैवी मेटल्स को या मिट्टी के हैवी मेटल को ट्रैप कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ से जो पानी छन के जाएगा पानी में, ज़मीन में, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट होगा। तीसरा, ऐसी एरिया में जब पानी बहुत देर तक रुकता है तो ज़मीन को ज़्यादा टाइम मिलता है कि सूखे टाइम में भी, जब सूखे मौसम आएंगे चारों तरफ सूखा सूखा रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ से कुछ पानी रिप्लेनिश होगा और सॉइल मॉइस्चर वहाँ पर मेंटेन होगा। तो इस तरीके से वेटलैंड के में बहुत सारे मल्टीपल आपने देखे इंपॉर्टेंस है। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूं, जैसे सुंदरबन वाला क्षेत्र है या और भी वेटलैंड है, वहाँ पे सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब जैसे कुछ ऐसे जंगल के छोटे हिस्से जिनको कहीं ना कहीं एक तरीके की धार्मिक मान्यता प्राप्त है। जैसे राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष हैं तो उनको एक तरीके से धार्मिक महत्व से लोग देखते हैं। तो वहाँ पर सुंदरबंस में इनको आप देखते हैं कि सैक्रेड ग्रूव्स मान करके वेटलैंड्स को, वेटलैंड में उगने वाली जो प्रजातियाँ हैं जैसे मैंग्रोव्स हैं उनको पूजा जाता है। तो एक ये इंपॉर्टेंस है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपॉर्टेंस में आप कल्चरल पॉइंट डाल करके और ये पॉइंट लिख दीजिए। दूसरा, आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लिख रहे हैं तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में ये लिख दीजिए कि किडनी ऑफ इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रही है, हैवी मेटल नहीं ब्लॉक होंगे, पानी की फिल्ट्रेशन नहीं होगा। वेटलैंड में मीथेन जो एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत सारी ट्रैप्ड होती है। अब अगर आप वेटलैंड ही नहीं रखोगे तो दोहरा लॉस होने वाला है। कैसे, पहले वेटलैंड जो ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे पहले से जो मीथेन है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगी। दूसरी कि जो भी इन्वायरमेंट में मीथेन थी वो अब कोई भी वेटलैंड ट्रैप नहीं करेगा, तो दोहरा नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा, अर्बन फ्लड। देखिए कई सारे रिसर्चर्स ने बताया है कि जो अभी हमारे इंडिया में अर्बन एरियाज़ में फ्लड्स आ रहे हैं उसका एक मेजर रीज़न ये रहा है कि हमारे सारे वेटलैंड ख़त्म हो चुके हैं। वेटलैंड एक तरीके का स्पंज का काम करता है। स्पंज कैसे काम करता है, एक्सेसिव वाटर को वहाँ पे रोकेगा, सोखेगा, कुछ टाइम तक ट्रैप करके रखता है और वो पानी ज़मीन में चला जाता है। वेटलैंड नहीं रहता है तो कंक्रीट बना दोगे आप, इस पर जो भी पानी बहेगा वो बहुत तेज़ी से बहेगा, पूरा एरिया पानी में डूब जाएगा। तो कॉन्क्रीटाइजेशन जब होता है, कंक्रीट जंगल बना रखा है शहर को, तो उसकी वजह से बाढ़ आएगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वेटलैंड ना होने के एक तरीके का निगेटिव इम्पैक्ट ये भी है।
सब। और लास्ट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बंगाल टाइगर अब पाया जाता है कहाँ पे, सुंदरबंस में, सुंदरबन का बंगाल टाइगर, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर रिवर टेरापिन पाया जाता है। तो ऐसे जो भी वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के रिच डाइवर्सिटी, वो इफेक्ट होगी अगर आप वेटलैंड्स को कंजर्व नहीं करते हो। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं वाटर बर्ड्स के लिए। साइबेरियन क्रेन है, केवलादेव में एक बार आया करती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में आया करती थी, अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत कम आ रही है। ये लॉकडाउन टाइम में हालांकि आई थी। तो क्या रीज़न है कि वहाँ का जो वेटलैंड है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, स्टेप्स देखिए दो तरीके से। आप जब भी आंसर लिखिए, कोई भी पॉइंट हो, उसमें जब भी इनिशिएटिव पूछा जाए तो इंटरनेशनल लिखो और नेशनल लिखो, इस तरीके से बांट के लिखना चाहिए। इंटरनेशनल में क्या, सबको पता है, रामसार कन्वेंशन। रामसार में एक नई डेवलपमेंट क्या है, इंडिया ने 10 और जोड़ के अब हमारे टोटल कितने हो गए हैं, 37 आपके वेटलैंड्स हो गए इंडिया में। ठीक है, इंडिया में यूपी में 6 जोड़े गए हैं। अभी यूपी पीसीएस में ये सवाल आया था कि कितने जोड़े गए हैं, 6 जोड़े गए हैं, एक पहले था, अभी यूपी में 7 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 7 वेटलैंड्स है। ये रामसार है, रामसार में एक ही हो। उसके अलावा इंडियन लेवल पे क्या क्या चल रहा है, इंडिया लेवल में देखिए सबसे पहले एक एटलस बनाया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो एक वेटलैंड एटलस देता है, वेटलैंड एटलस की कहाँ कहाँ पर है वेटलैंड, उनकी क्या नाम है, कंडीशन है। एटलस बार बार आएगा तो ये भी पता चलेगा कि भाई 2005 में इतना था तो अभी कितना है, तो बढ़ रहा है घट रहा है, ये जानने में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, रामसार को इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है। तीसरा है, इंडिया ने लाया नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए पहले 2 प्रोग्राम चलते थे, तो एक था वेटलैंड के लिए, दूसरा था लेक्स के लिए। इन दोनों को जोड़ के नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम था और एक वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम था। इन दोनों को जोड़ के नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम शुरू कर दिया है। ठीक है, ये शुरू कर दिया इंडिया ने। अब इसका उद्देश्य यही है कि ये भाई वेटलैंड वगैरह को कंजर्व करेगा। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक वेटलैंड रूल्स लाए गए हैं 2017 में। 2017 में एक वेटलैंड रूल लाया गया। देखिए न्यू वेटलैंड मैनेजमेंट रूल लाए गए हैं 2017 में कि वेटलैंड्स का मैनेजमेंट इंडिया में करना कैसे है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं अलग अलग स्टेट में। इसी रूल के तहत 2017 के रूल के तहत जैसे यूपी में भी यूपी के लिए एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्टेट लेवल पे एक वेटलैंड को ही प्रोटेक्ट करने की एक अथॉरिटी रहेगी तो उनको प्रोटेक्शन अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, और अभी ये जो पॉलिसी है, ये जो रूल है ना 2017 का, इसका उद्देश्य क्या है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट 2 लाख वेटलैंड्स ओवर द कंट्री। देश भर में 2 लाख से अधिक आर्द्र भूमियों की रक्षा करनी है। 27,000 अभी हमने पढ़ा, लेकिन और भी ऐसी कई सारी एरियाज हैं जो वेटलैंड्स हैं, उनको सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो आज के ये 4 क्वेश्चंस थे। प्लीज़ इनका ये आप एक नोट्स बनाइए, GS वाइज कॉपी ले रखिए और यहाँ की जो भी फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन, उनको नोट करिए। आगे के क्वेश्चंस जो भी हम कल परसों में लिखेंगे उसमें मैं डायग्राम्स भी इंक्लूड करूँगा, तो आपको डायग्राम कहाँ बनाना और कैसे बनाने वो लिखना और बनाना आ जाएगा। इनके फैक्ट्स को नोट करेंगे तो आपको एक अच्छा आपका कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का भी और आंसर्स का भी, फैक्ट्स का भी। और जब भी कभी रिवीजन करने का मन हो तो इन्हीं वीडियोज़ को आप स्पीड इनकी तेज़ करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।